हेलो एवरीवन, आइए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण भाग, वेक्टर्स या सदिश। भौतिक विज्ञान की काफ़ी सारी राशियां सदिश है, तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो भौतिक विज्ञान का एक बहुत बड़ा पोर्शन आप आसानी से हल कर पाएंगे, समझ पाएंगे, गणनाएं कर पाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं सदिश। आप इस तरफ अनुक्रमणिका देख सकते हैं। हम कौन से टॉपिक इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हर बार की तरह आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखें। जहां भी आवश्यकता आपको लगे आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाएं, और हर बार की तरह आपको वीडियो के बीच बीच में मिलेंगे कुछ चेक पॉइंट। वहां भी आप वीडियो को पॉज करें, उन प्रश्नों को खुद हल करें और उनके उत्तर आप वीडियो के अंत में पा सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली हेडिंग है भौतिक राशियां। भौतिक राशियों से मतलब इस प्रकार की राशियों से है जिनका मापन किया जा सकता है। जैसे आप लंबाई का मापन कर सकते हैं, आप द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं, आप आयतन का मापन कर सकते हैं, आप चाल, वेग, त्वरण, बल, विद्युत धारा, अनेक राशियां हैं जिनका मापन किया जा सकता है। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका मापन नहीं कर सकते, उनको हम भौतिक विज्ञान में नहीं पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपके कक्षा 10 में आपकी उम्मीद से ज़्यादा अंक आ गए, आप बहुत खुश हो गए, क्या आप उस खुशी का किसी पैमाने पे मापन कर सकते हैं? आज मैं 5 किलो खुश हूँ, आज मैं 50 मीटर खुश हूँ, संभव नहीं है ना। इसी तरीके से मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में नंबर आपकी उम्मीद से कम आए और आपके पिताजी ने प्रसाद वितरण प्रोग्राम चला दिया, आप बहुत दुखी हो गए। बहुत दुखी होने के बाद आप अपने किसी मित्र से इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आप अपने दुख का उसका कोई पैमाना बता सकते हैं? आज मैं 50 किलोमीटर दुखी हो गया हूँ, आज मैं 5 मीटर क्यूब दुखी हो गया हूँ, संभव नहीं है। तो भौतिक विज्ञान में हम उस तरह की राशियाँ पढ़ेंगे जिनका मापन संभव है। ठीक है, ये बात। आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा जाता है, अदिश राशियाँ एवं सदिश राशियाँ। अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है परिमाण एवं उपयुक्त मात्रक तथा दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए आपको पूछा जाए कि इस पेन का द्रव्यमान बताइए, तो आप बोलेंगे इस पेन का द्रव्यमान 50 ग्राम है। अब इस 50 ग्राम को व्यक्त करने के लिए क्या आपको कोई दिशा की आवश्यकता पड़ेगी कि 50 ग्राम उत्तर दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, पूर्व में है, दक्षिण में? नहीं। यानी कि ये जो द्रव्यमान है वो अदिश राशि है। मैं आपसे पूछूं इस कमरे का तापमान बताइए, तो आप मुझे कुछ संख्या बताएंगे, कोई दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अदिश राशियों के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, विद्युत धारा, समय। इस तरीके से अनेकों उदाहरण हम भौतिक विज्ञान में आगे से आगे पढ़ते जाएंगे। अदिश राशियों के साथ गणना करना काफी सरल है। जैसे आप सामान्य बीजगणितीय गणनाएं करते हैं, वैसे ही अदिश राशियों की गणनाएं होंगी। जैसे आपको पूछा जाए इस पेन का द्रव्यमान 50 ग्राम और इस पेन का द्रव्यमान भी 50 ग्राम, तो बताइए कुल द्रव्यमान कितना हुआ? उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। बिल्कुल साधारण सा उत्तर है, कुल द्रव्यमान हो जाएगा 100 ग्राम। और मैं बोलूं तीसरे पेन का भी द्रव्यमान 50 ग्राम था, तो बताइए कुल द्रव्यमान कितना होगा? आप बोलेंगे 150 ग्राम। अब मान लीजिए मैं इनमें से एक पेन हटा दूं और फिर आपसे पूछूं कुल द्रव्यमान कितना है, आपका उत्तर आ जाएगा 100 ग्राम। तो अदिश राशियों की गणना करना बहुत ही सरल है। मान लीजिए ये कोई तार है, इस तार में विद्युत धारा है 2 एम्पियर और इस लाल वाले तार में विद्युत धारा 1 एम्पियर। उदाहरण को समझने की कोशिश कीजिए। इस काले वाले तार के अंदर विद्युत धारा है 2 एम्पियर, लाल वाले तार के अंदर विद्युत धारा है 1 एम्पियर। 2 एम्पियर यहाँ से, 1 एम्पियर यहाँ से, और इस नीले वाले तार में कुल कितनी विद्युत धारा होगी? सिंपल सा उत्तर है 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर बराबर 3 एम्पियर। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। जैसे आप बीजगणित में राशियों को जोड़ते घटाते हैं, बस वैसे ही आपको गणना करनी है। ठीक है, ये बात। चलिए अब बढ़ते हैं इससे आगे। सदिश जो राशियां हैं उनको व्यक्त करने के लिए आपको आवश्यकता होती है परिमाण उपयुक्त मात्रक के साथ, दिशा, और सदिश राशियां सदैव
सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन करती है। सदिश की ये परिभाषा बहुत अच्छे से याद कर लें, काफ़ी जगह ये उपयोगी रहेगी। भौतिक विज्ञान में आप कुछ ऐसी राशियां पाएंगे जिनमें दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, पर वो त्रिभुज नियम का पालन नहीं करेंगे। ये त्रिभुज नियम हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अगर वो त्रिभुज नियम का पालन नहीं करें तो आप उन राशियों को सदिश नहीं कह सकते। जैसे उदाहरण के लिए विद्युत धारा। विद्युत धारा किसी एक तार में मान लीजिए 2 एम्पियर थी, दूसरे तार में 1 एम्पियर थी। 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर बराबर 3 एम्पियर आपका उत्तर आया। अब मान लीजिए लाल वाले तार की स्थिति ऐसी रही हो या ऐसी रही हो, या लाल वाले तार की स्थिति ऐसी रही हो, क्या उससे इस 3 एम्पियर उत्तर पे कोई फर्क पड़ेगा? ये 2 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, तो ये उत्तर आएगा फिर से 3 एम्पियर। तो विद्युत धारा में दिशा भी है, विद्युत धारा में परिमाण भी है, परंतु ये सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। सदिश राशियों के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, कोणीय वेग, बलाघूर्ण इत्यादि अनेक उदाहरण भौतिक विज्ञान में हम देख पाएंगे। सदिश राशियों का जो योग अथवा घटाव है वो सामान्य बीजगणितीय नियम से नहीं हो सकता। जैसे अगर इस मार्कर पे मैंने एक बल लगाया यहां से 2 न्यूटन का, ठीक, और एक दूसरा बल यहां से ठीक ऊपर से लगाया 2 न्यूटन का, तो इस मार्कर पे नेट बल कितना होगा? सोच के अपना उत्तर बताएं। मैं फिर से प्रश्न दोहरा रहा हूं। 2 न्यूटन का बल मैंने यहां से लगाया और 2 न्यूटन का बल मैंने यहां से लगाया। इस मार्कर पे अब नेट बल बताइए। सरल सा उत्तर है, इसका उत्तर आएगा 0 न्यूटन। आ गई बात समझ में? इस उदाहरण को थोड़ा परिवर्तित करें। इसी मार्कर पे मैंने 2 न्यूटन का एक बल इधर से लगाया और 2 न्यूटन का बल फिर से एक और इधर से लगा दिया। 2 न्यूटन और 2 न्यूटन। अब मार्कर पे नेट बल कितना आएगा? अब मार्कर पे नेट बल आएगा 4 न्यूटन का। हम बाह्य बल की बात कर रहे हैं जो हम यहां से लगा रहे हैं। 2 न्यूटन ये, 2 न्यूटन ये, तो टोटल बल आ गया 4 न्यूटन। बड़ी विचित्र सी बात है, अगर ये परिस्थिति थी, 2 न्यूटन बाह्य बल यहां से लगाया, 2 न्यूटन बाह्य बल आपने यहां से लगाया, तो इन बाह्य बलों का परिणामी बन रहा था 0 न्यूटन। और उदाहरण को हल्का सा परिवर्तित किया, 2 न्यूटन बल यहां से, फिर 2 न्यूटन बल यहां से लगाया, तो अब परिणामी बल बन रहा है 4 न्यूटन। यानी कि 2 न्यूटन और 2 न्यूटन मिलके 0 भी बना रहे थे, 2 न्यूटन और 2 न्यूटन मिलके आपको 4 न्यूटन परिणामी भी दे रहे हैं। तो सदिशों का जो योग है, सदिशों का जो घटाव है, सदिशों की जो गुणा है, उनके अपने अलग नियम हैं। उनको आप सामान्य बीजगणित से हल नहीं कर सकते। ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब सदिशों में दिशाओं का बोध क्यों आवश्यक है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मुझसे कोई विदेशी पूछे कि करणी माता मंदिर कहाँ है। Hello Vinod, where is Karni Mata Temple? और मैं उस विदेशी को जवाब दूं कि यहां से 25 किलोमीटर दूर आप चली जाइए, वहां करणी माता मंदिर है। क्या वो विदेशी पर्यटक मंदिर ढूंढ पाएगा? यहां से 25 किलोमीटर दूर तो अनंत दिशाएं हो सकती है। 25 किलोमीटर दूर इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। अनंत दिशाएं हो सकती है 25 किलोमीटर दूर। यहां से किधर जाए वो पर्यटक? सही उत्तर होगा, मैं उसको दूरी के साथ साथ दिशा का बोध करवाऊं कि आप यहां से सीधे 25 किलोमीटर की तरफ हाईवे पे जाइए तो आपको करणी माता मंदिर मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? केवल परिमाण बताने से वो पर्यटक सही जगह नहीं पहुंच पाएगा, पर अगर मैं परिमाण के साथ साथ दिशा का बोध भी करवा दूं तो वो पर्यटक आसानी से करणी माता मंदिर तक पहुंच पाएगा, ठीक है। ये करणी माता मंदिर बीकानेर का एक बहुत फेमस मंदिर है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी हो, नहीं सुना हो तो गूगल पे सर्च कीजिएगा। आइए अब देखते हैं सदिशों का ज्यामितीय निरूपण। भौतिक विज्ञान में सदिशों को इस प्रकार से तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस तीर की जो लंबाई है वो तो आपको देगी सदिश का परिमाण, और तीर का ये जो सिरा है वो आपको सदिश की दिशा बताएगा। तो ये तीर का सिर है और ये इस तीर की पूंछ है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस सदिश की दिशा कहां से कहां की तरफ है तो वो पूंछ से सिर की तरफ होगी। एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक द्रव्यमान है
m। इस द्रव्यमान पे आपने कोई एक बल आरोपित किया और इस बल को हम नाम दे रहे हैं F1। इस F1 का जो परिमाण है वो है 2.5 न्यूटन और ये वाली दिशा आपको बता रखी है कि धनात्मक x अक्ष को निरूपित कर रही है। आपसे पूछा जाए कि F1 को आप सदिश रूप में प्रदर्शित करें, बल एक सदिश राशि है, तो उसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जाएगा F1 सदिश बराबर 2.5 न्यूटन तो है उसका परिमाण और उसकी दिशा है x अक्ष की तरफ, यह है धनात्मक x अक्ष। देखिए हमारी बातचीत हुई थी कि सदिश के निरूपण में परिमाण भी होना चाहिए और उपयुक्त दिशा भी होनी चाहिए, तो वो दोनों बातें यहां पर है। और ये जो तीर का चिन्ह हमने यहां पे बनाया है ये प्रदर्शित करता है कि हम जिस राशि के बारे में बात कर रहे हैं वो सदिश राशि है। भौतिक विज्ञान में आप किसी भी राशि के ऊपर अगर इस तरह का तीर का चिन्ह देखें तो आप समझ जाइए कि वो सदिश राशि है। कुछ किताबें तीर का चिन्ह लगाने की बजाय इस F1 को बोल्ड करके निरूपित करती है। आपने अलग अलग फॉन्ट देखे होंगे, इटैलिक, बोल्ड। तो अगर किसी पुस्तक में तीर के चिन्ह की बजाय F1 को ऐसे बोल्ड करके लिखा गया हो, उसका भी आशय है कि वो एक सदिश राशि है। ठीक है ये बात। चलिए, सामान्यतया हम लोग किसी भी सदिश राशि के ऊपर तीर का चिन्ह ही प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी वस्तु पे मान लीजिए आप एक और बल लगा दें और इस बार जो आप बल लगाएं वो बल इधर ऊपर की तरफ लगा दें और इस बल को मान लीजिए आपने नाम दे दिया F2। ये जो F2 बल आपने लगाया, मान लीजिए ये 5 न्यूटन का बल था। अब आपको F2 को सदिश रूप में निरूपित करना है। तो पहली चीज, ये जो तीर का चिन्ह है वो कैसे बनाएं? ऐसा बनाएं या तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ बनाएं? मेरे कहने का आशय है F2 को ऐसा लिखा जाए। आपको क्या लगता है? बल ऊपर की तरफ लग रहा है, पिछला बल ऐसे क्षैतिज लग रहा था, अभी वाला बल ऐसे ऊर्ध्वाधर लग रहा है, तो F2 का निरूपण ऐसे करें या F2 का निरूपण ऐसे करें? इसका सही उत्तर है कि F2 का निरूपण ऐसे किया जाएगा। F2 बराबर 5 न्यूटन और ये बल लग रहा है धनात्मक y अक्ष की तरफ। ये वाला निरूपण गलत है। भौतिक विज्ञान में कोई सा ही सदिश निरूपित करना हो, तीर का चिन्ह हमेशा ऐसा ही लगेगा। आपको उल्टे पुल्टे तीर के चिन्ह नहीं लगाने। जैसे इस बक्से पे मान लीजिए कोई बल F3 ऐसा लग रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि आप F3 का निरूपण करने के लिए तीर का चिन्ह ऐसा लगाएंगे, ये निरूपण गलत है। इस बक्से पे कोई F4 बल ऐसे लग रहा हो और आप वहां पे F4 का तीर का चिन्ह ऐसे बनाएं, ये वाला निरूपण भी गलत है। इस पे कोई F5 बल इस तरफ लग रहा हो और आप निरूपण करें F5 का ऐसे, ये भी गलत है। भौतिक विज्ञान में सदिश का निरूपण करने के लिए तीर का चिन्ह सदैव ऐसे ही लगाया जाएगा और आपको किसी प्रकार के चिन्ह का उपयोग नहीं करना है। ये बात अच्छे से गांठ बांध लीजिए। जैसे एक उदाहरण से आपको समझाऊं, कुछ कॉमन सेंस भी होना चाहिए। आपने रेलवे में यात्रा की होगी, रेल ट्रैक में कई बार आपको इस तरह का चिन्ह दिखाई देता है। ट्रेन किसी पटरी से गुजर रही है और आगे आपको इस तरह का चिन्ह दिखाई देता है। तो इस तरह के चिन्ह का मतलब है कि ट्रेन पटरी पे सीधे आगे बढ़ेगी या ट्रेन ऊपर चली जाएगी। बोर्ड लगे रहते हैं रेलवे ट्रैक के आसपास, मान लीजिए कई बार इस तरह का सीधा ऊर्ध्वाधर चिन्ह बना हुआ हो। सामान्य सा कॉमन सेंस है, वो रेलवे ट्रैक पे ही सीधी बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं कि चिन्ह देख के ट्रेन ऊपर ही चलने लग जाएगी। आपको भौतिक विज्ञान में ध्यान रखना है, कहीं भी कोई भी सदिश राशि के लिए अगर आपको निरूपण करना हो तो तीर हमेशा उस राशि पे सिर्फ इस एक ही दिशा में लगेगा। ये कन्वेंशन है, इसको अपन ध्यान रखेंगे। चलिए अब कुछ और चीजें जो सामान्यतः बच्चे गड़बड़ करते हैं उनके बारे में भी अपन बातचीत कर लेते हैं। मैं कुछ राशियां यहां पे लिख रहा हूं और आपको पहचानना है कि वो जो निरूपण दिए गए हैं सही है या गलत। जैसे मान लो मैं लिखूं कि F1 सदिश बराबर 2.5 न्यूटन। आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें ये निरूपण सही है या गलत। फिर मैं लिखूं F2 सदिश बराबर 5
न्यूटन। फिर मैं लिखूं F2 सदिश बड़ा है F1 से। फिर मैं लिखूं मॉड F2 बड़ा है मॉड F1 से। ये मॉड का क्या मतलब है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सदिश का जो परिमाण है वो इस मॉड से दिया जाता है। जैसे मॉड F1 अगर आप चर्चा करना चाहें यहां पे, तो उसका उत्तर आएगा 2.5 न्यूटन। मॉड F1 का मतलब है बल F1 का परिमाण। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए मॉड F2, तो मॉड F2 यानी कि बल F2 का परिमाण, बल F2 का परिमाण है 5 न्यूटन। कहीं भी इस प्रकार का अगर नोटेशन दे रखा हो, जैसे ऐसा लिखा हो मॉड F, तो उसका मतलब होता है बल का परिमाण। ठीक है, ये बात। सदिश का परिमाण हम मॉड से दिया करते हैं। आपने ये उत्तर सोच लिए होंगे, इनको डिस्कस करते हैं। F1 बराबर 2.5 न्यूटन, ये सही है या गलत निरूपण? ये निरूपण गलत है। क्यों गलत है? ये सदिश राशि है। सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ और क्या बोध होना चाहिए? दिशा का। इसमें दिशा का बोध है नहीं, इसका मतलब ये तो गलत निरूपण है। F2 बराबर 5 न्यूटन, ये निरूपण भी गलत है, क्योंकि दिशा का बोध होना आवश्यक था, वो इसमें है नहीं। यहां तो आप लिख रहे हैं कि ये राशि सदिश है और इस तरफ आप दिशा का बोध ही नहीं बता रहे। चलिए तीसरा प्रश्न देखें। F2 सदिश बड़ा है F1 सदिश से, क्या कहते हैं आप? सही है या गलत? आपको तो दोनों बल दिखाई दे रहे हैं। इसका उत्तर है ये भी गलत है। आप इस तरीके से सदिशों की तुलना नहीं कर सकते। इसकी दिशा कहीं और है, इसकी दिशा कहीं और है, और क्या आप x और y दिशाओं की तुलना कर पाएंगे? x अपने आप में अलग दिशा है, y अपने आप में अलग दिशा है, तो इस तरह की तुलना करना भी गलत है। ये जो अंतिम प्रश्न है, ये निरूपण सही है या गलत है? ये निरूपण बिल्कुल सही है। आप यहां से देख पा रहे हैं कि मॉड F2 यानी कि बल F2 का परिमाण था 5 न्यूटन, बल F1 का परिमाण था 2.5 न्यूटन, और ये तो दिखाई दे रहा है कि 5 न्यूटन जो है वो तो 2.5 न्यूटन से बड़ा ही है। ठीक है, ये बात 30, ये जो निरूपण किया गया है ये बिल्कुल सही है। इसी निरूपण को किताबें हो सकता है ऐसा भी लिखे, F2 बड़ा है F1 से, तो भी ठीक है। जो परिमाण है बल का वो ऐसा भी दिया जा सकता है। आप केवल F1 लिखें या केवल F2 लिखें, ये चीज़ें निरूपित करती है बल के परिमाण को। सिर्फ इस तरीके से F1 लिखने का आशय है बल F1 का परिमाण, सिर्फ इस तरीके से F2 लिखने का आशय है बल F2 का परिमाण। ठीक, एक और प्रश्न यहां पे आपसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए एक कोई गाड़ी है, वो इधर जा रही है और उस गाड़ी की चाल आपको ज्ञात है 2.5 मीटर प्रति सेकंड। अब इस गाड़ी का वेग भी आप सदिश रूप में लिख सकते हैं। ये वेग मान लीजिए आपने सदिश रूप में लिखा, तो क्या लिखेंगे आप? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। 2.5 मीटर प्रति सेकंड, और आप लिखेंगे प्लस x अक्ष की तरफ। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूं और आपको फिर से बताना है कौन से प्रश्न का उत्तर सही है, गलत है, कौन सा निरूपण सही है, कौन सा निरूपण गलत है। इसको और इसको देखें। मैं आपको बोलूं कि F1 सदिश बराबर वेग सदिश है, मैं आपको बोलूं F1 सदिश का परिमाण वेग सदिश के परिमाण के बराबर है। इन दोनों में से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है? ये पहला वाला निरूपण गलत है। कारण, बल एक अलग प्रकार की सदिश राशि है और वेग एक अलग प्रकार की सदिश राशि है। आप उन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बोलूं 1 घंटे का समय है और 1000 किलोमीटर की दूरी है, तुलना करें कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप तुलना ही नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग भौतिक राशियां हैं।
पर अगर मैं आपको बताऊं 1 घंटे का समय और 10 घंटे का समय तुलना करें, कौन सा समय बड़ा है? आप बोलेंगे 10 घंटे का समय 1 घंटे की अपेक्षा बड़ा है। भौतिक विज्ञान में आप तुलना करेंगे समान राशि की, दो असमान राशियों की आप आपस में तुलना नहीं कर पाएंगे। मॉड F1 बराबर मॉड V, इसका क्या मतलब हुआ? बल F1 का परिमाण, बोलिए मेरे साथ, मॉड F1 का क्या मतलब है? बल F1 का परिमाण बराबर मॉड V। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, सोच के बताएं ये निरूपण सही है या नहीं। उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, ये एक शानदार प्रश्न है। ठीक है, ये निरूपण वास्तव में गलत है। क्यों गलत है? मॉड F1 यानी कि बल F1 का परिमाण, तो बल F1 का परिमाण आप लिखेंगे 2.5 न्यूटन। मैंने आपको बोला था भौतिक विज्ञान में परिमाण हमेशा रखा जाता है उपयुक्त मात्रक के साथ, इज इक्वल टू मॉड V अगर आप लिखें तो वो आप लिखेंगे 2.5 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या 2.5 न्यूटन इज इक्वल टू 2.5 मीटर प्रति सेकंड होगा? सोचिए आप, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये गणना गलत है। आई बात समझ में? कुछ बच्चों ने हो सकता है ऐसा सोचा हो, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, तो ये बराबर होंगे, तो इसलिए ये निरूपण सही होगा। नहीं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये। मॉड F1 बराबर मॉड V अगर इस तरह का निरूपण इन उदाहरणों में दिया गया है तो वो निरूपण वास्तव में गलत है। कारण समझ में आया? भौतिक विज्ञान में जब भी कोई परिमाण रखा जाएगा तो उसके साथ हमेशा उपयुक्त मात्रक उपस्थित होगा। ठीक, चलिए आप यहां तक की चीजें लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आइए अब पढ़ते हैं सदिशों के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर सदिश एवं प्रति समांतर सदिश। समांतर सदिश वे सदिश होते हैं जिनकी दिशाएं परस्पर समान हो, यानी कि उनके मध्य का कोण थीटा बराबर 0 हो। इसी प्रकार प्रति समांतर सदिश वे सदिश होते हैं जिनके मध्य का कोण 180 डिग्री हो, यानी कि जिनकी दिशाएं परस्पर विपरीत हो। बहुत ही साधारण सी डेफिनेशन है। इसके बाद आता है समान सदिश एवं विपरीत सदिश। समान सदिश वो सदिश होते हैं जिनकी दिशा समान हो, जिनका परिमाण समान हो और जो एक ही भौतिक राशि को निरूपित करते हो। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, समान सदिश वो सदिश हैं जिनकी दिशा समान हो, जिनका परिमाण समान हो और एक ही भौतिक राशि को निरूपित करते हों। और अगली परिभाषा है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश वो सदिश होते हैं जिनका परिमाण तो समान हो परंतु उनकी दिशा विपरीत रही हो। आ गई बात समझ में? अगला सदिश का प्रकार है समरेखीय सदिश। ऐसे सदिश जो समान रेखा में हो, एक ही रेखा में हो, अर्थात इनके मध्य का कोण या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। दिए गए चित्रों से आप समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं सहप्रारंभिक सदिश। वो सदिश जो किसी एक बिंदु से प्रारंभ होते हों, उन्हें कहा जाता है सहप्रारंभिक सदिश। इसी प्रकार कई सदिश किसी एक बिंदु पर समाप्त भी हो सकते हैं। उसके बाद सदिश का अगला प्रकार है संगामी सदिश। कुछ सदिशों की क्रिया रेखाओं को यदि बढ़ाने पर वे एक बिंदु पर मिलती हों तो वे सारे सदिश कहलाएंगे संगामी सदिश। उसके बाद आता है समतलीय सदिश। समतलीय सदिश वो सदिश होते हैं जो सारे एक ही तल में हो। समतलीय का एक अच्छा उदाहरण अगर आपको दूं, गांवों में आज भी लोग छतों पर एक साथ सोते हैं, तो क्या वो एक समान तल में सोते हैं या अलग अलग तल में? उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। शहरों में तो लोग अलग अलग कमरों में एसी चला के सब अलग अलग जगह सोते हैं। बिल्कुल सही। सही उत्तर है गांव में छत पर सोने वाले सभी लोग एक ही तल में, एक ही छत में सो रहे हैं, तो वो समतलीय हैं। जबकि शहरों में किसी का घर फर्स्ट फ्लोर पे, किसी का रूम सेकंड फ्लोर पे, किसी का मकान कहीं, किसी का रूम कहीं, तो सारे लोग अलग अलग स्थिति में अलग अलग तलों में सो रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो ऐसे सदिश जो एक समान तल में हो उन्हें हम बोलेंगे समतलीय सदिश। कोई भी दो मुक्त सदिश सदैव समतलीय होंगे। कैसे, मैं इसको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये दो मुक्त सदिश हैं, अभी ये यहां ऐसे रखे गए हैं, तो क्या आप इनको एक तल में ला सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, मान लो
ये सदिश मैं ऐसे रख दूं तो भी तो आप इनको एक तल में ला सकते हो। ये सदिश अगर मैं ऐसे रख देता तो भी आप इसको एक तल में ला सकते हैं। इसको मैं ऐसे रख देता तो भी एक तल में आते। इसको आप ऐसे कहीं रखते तो ये इस प्रकार के एक तल में आते। इसको आप ऐसे कहीं रख दें तो ये इस प्रकार के एक तल में आ जाए। तो हमेशा दो मुक्त सदिश किसी एक तल में लाए जा सकते हैं। तो आप ये चीज़ लिख भी सकते हैं, दो मुक्त सदिश सदैव समतल। मुक्त से मेरा आशय है जिनको आप इधर उधर कहीं भी अपने हिसाब से मूवमेंट करा सकें, उस तरह के सदिश कहलाएंगे मुक्त सदिश। ठीक है, ये बात यहाँ तक की सारी चीज़ें लिखें, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश वो सदिश हैं जिनका कोई एक निश्चित प्रारंभ बिंदु हो अथवा जिनका कोई एक निश्चित क्रिया बिंदु हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो बल किसी एक बिंदु पे लगाया जा रहा है तो उसका एक निश्चित क्रिया बिंदु है बल का, यानी कि बल को आप मानेंगे ध्रुवीय सदिश। एक और उदाहरण ले विस्थापन का। आप अपने घर से अपनी स्कूल तक जाते हैं तो एक प्रारंभिक बिंदु है आपका घर और आपकी स्कूल है अंतिम बिंदु। तो इस प्रकार का जो विस्थापन सदिश आपके घर से लेके स्कूल की तरफ बनेगा वो भी कहलाएगा एक ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिशों के साथ खास बात यह है कि आप ध्रुवीय सदिशों को इधर उधर कहीं भी शिफ्ट या विस्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि इनका प्रारंभ बिंदु नियत रहता है। अगर आप वो बिंदु हिला ही देंगे तब तो सदिश ही परिवर्तित हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इसको एक और चीज से समझे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई मार्कर पे बल लगाया जा रहा है F यहां पे, ठीक। इस बल का कुछ प्रभाव उत्पन्न होगा और इस बल का क्रिया का एक बिंदु है। अब अगर आप यही समान बल F यहां लगा दें तो क्या मार्कर आसानी से घूम जाएगा? सोच के देखें, बल F आप यहां लगाते और वही समान बल F आप यहां लगाते, समान बल F यहां लगाने से मार्कर आसानी से घूम जाएगा। यानी कि अगर आप क्रिया बिंदु चेंज कर देंगे तो बल का प्रभाव ही चेंज हो जाएगा। तो याद रखना है कि जो ध्रुवीय सदिश बल है आप अपने मन से उसका क्रिया बिंदु चेंज नहीं कर सकते। प्रश्न में अगर बल आपको यहां लगता हुआ दिया गया है तो आपको यही मान के प्रश्न को हल करना होगा। आप बल को ऊपर या नीचे या कहीं इधर उधर अपनी इच्छा से नहीं ले जा सकते, ठीक। उसके बाद आते हैं अक्षीय सदिश। जो अक्षीय सदिश होते हैं वो घूर्णन प्रभावों से जुड़े रहते हैं। जैसे आपने अगर शक्तिमान वाला सीरियल देखा हो, हमारे बचपन में तो वो सीरियल दूरदर्शन में आया करता था, उसमें शक्तिमान एक जगह खड़ा रहता है और फिर वो अचानक से घूम जाता है। तो ये जो घूमने के लिए उसका कोणीय वेग है, अगर कोई आपसे पूछे कि उसका कोणीय वेग सदिश किस दिशा में है तो आप अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को उस घूमने की दिशा में, उस व्यक्ति के घूमने की दिशा में घुमाएं तो अंगूठा आपको देगा कोणीय वेग की दिशा। जैसे आप और उदाहरणों से समझे, धरती अपनी अक्ष पे घूम रही है, ठीक है। इस प्रकार से धरती की गति हो रही अपनी अक्ष के सापेक्ष, तो आप धरती के इस तरह घूमने की दिशा में अपनी अंगुलियां घुमाएं दाहिने हाथ की, याद रखिएगा दाहिने हाथ की। तो आप देखिए अंगूठा कहां जा रहा है? ऊपर, यानी कि धरती के कोणीय वेग की दिशा कहां होगी? अक्ष के अनुदिश ऊपर की तरफ। आप अपने घर में पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो पंखे की ब्लेड जो है वो घूमती है। अब आज आप ज्ञात कीजिएगा कि पंखे का कोणीय वेग किस दिशा में है, ठीक है। ये बात, आपके पास साइकिल या गाड़ी है, उस गाड़ी या साइकिल के पहिए को आप नोटिस कीजिए। जब वो गाड़ी चल रही हो तो पहिया कहीं गतिशील होता है, तो पहिए के घूमने की दिशा में आप अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को घुमाएंगे तो आपको कोणीय वेग की दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो घूर्णन वाले अध्यायों में हमें इस तरीके के सदिशों की आवश्यकता पड़ेगी, जिनको हम नाम देते हैं अक्षीय सदिश अथवा छद्म सदिश। इनको छद्म सदिश इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका कोई एक निश्चित प्रारंभ बिंदु नहीं होता। जैसे धरती अगर ऐसे घूम रही है और आपने अपनी अंगुलियों को ऐसे घुमा के अंगूठा यूं ऊपर की तरफ दिखाया, यानी कि कोणीय वेग अक्ष के अनुदिश ऊपर की तरफ था। अब ये कोणीय वेग अक्ष के अनुदिश कहां से शुरू हो रहा था सदिश की अगर बात करें तो आप नहीं बता सकते। पूरी अक्ष के अनुदिश कोणीय वेग ऊपर ही था, कोई प्रारंभ बिंदु तय नहीं कर सकते। इसलिए अक्षीय सदिशों को छद्म सदिश भी कहा जाता है। यहां तक आप लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं।
आइए आगे बढ़ें। अगला टॉपिक है एकांक सदिश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए। एकांक सदिश को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण इकाई हो। परिमाण इकाई होने का मतलब यह है कि परिमाण एक हो। दूसरा, ये किसी निश्चित दिशा को इंगित करते हैं। यानी कि एकांक सदिशों का उपयोग करके आप दिशाओं के बारे में बातचीत कर पाएंगे, आप दिशाएं बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कार्तीय निर्देशांक तंत्र है। इधर आपने x अक्ष माना, यहाँ y है और इस तरफ बाहर कहीं z आएगा, तल से बाहर ऐसे z आएगा। उसको मैं इस तरीके से तिरछा बना रहा हूँ। अब कोई वाहन गतिशील है x अक्ष की तरफ और इस गाड़ी की चाल है मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड।